हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने 11th फिजिक्स में न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को देखा था। आज हम न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को देखेंगे। तो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम में हमने बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि एक समान गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। यानी यदि आरोपित वायु बल F = 0 है तो वस्तु विरामावस्था में है, यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग U = 0 है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यानी V = भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा कि यदि वस्तु एक समान गति की अवस्था में है, यानी प्रारंभ में उसका वेग u है तो u ही रहेगा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि किसी वस्तु पर वायु बल लगाया जाए, यानी F का मान कुछ हो, तो ऐसी स्थिति में यदि प्रारंभिक वेग u = 0 है तो उसमें कुछ वेग भी आ जाता है, और यदि एक समान वेग से वस्तु चल रही है, यानी u कुछ है, तो भी उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी बाद में वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। प्रारंभ में अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वेग 0 से v हो जा रहा है, और यदि वस्तु एक समान गति की अवस्था में है, यानी उसका वेग u है, तो उसका वेग बदल करके v हो रहा है। तो दोनों ही स्थिति में वेग बदल रहा है, और जब वेग बदलता है तो इन दोनों का परिणाम क्या होता है कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये हमारा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है कि यदि वस्तु पर बल लगाया जाए तो वेग प्रारंभ में यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वेग 0 हो गया, और बाद में उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसका वेग कुछ हो जाएगा। दूसरी स्थिति, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो बल लगाने पर उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी u से वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यहाँ पर वेग 0 से v हो जा रहा है और यहाँ पर वेग u से v हो जा रहा है। दोनों ही स्थितियों में उसका वेग बदल रहा है, यानी अगर वेग बदल रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कह रहा है कि वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इसी को न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में दूसरे रूप में कहा गया है कि यदि वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और वो त्वरण कितना उत्पन्न होगा इसके विषय में न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताता है। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो वह त्वरण उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूसरा नियम क्या है कि यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। और क्या कहा गया कि यह त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम में कहा गया कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, यानी वस्तु के गुणात्मक पहलू को बताया गया कि बल लगाने से वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। दूसरे नियम में बताया गया कि यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और यह त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी यदि आरोपित बल F हो और इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण A हो, तो जो उत्पन्न त्वरण A है वो F के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि A अनुक्रमानुपाती F, या इसको उल्टा भी कह सकते हैं, इम्प्लाई दैट F अनुक्रमानुपाती E। ये अब हम जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह को इक्वल टू के रूप में बदलने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट F बराबर K × E। ये K क्या है, जहाँ K एक नियतांक है। अब आगे बताया गया कि यदि आरोपित बल को हम न्यूटन में दिखाएं और A को यम के एस पद्धति में रखें
तो ये जो k का मान होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे कि यदि आरोपित बल F न्यूटन में हो तो जो k होता है नियतांक k वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अब जहाँ k है वहाँ वस्तु का द्रव्यमान रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः F बराबर k की जगह वस्तु का द्रव्यमान m और इंटू e। m क्या है, यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान है, क्या लिख देंगे, यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है। तो ये न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का गणितीय पहलू है F = ma। तो यहाँ से क्या लेगा कि द्रव्यमान m और त्वरण a का जो गुणनफल होता है वही आरोपित बल के बराबर होता है। तो इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान और उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर कि इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान एवं बल के कारण उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का गणितीय पहलू कि F = m × a, यानी आरोपित बल F वस्तु के द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। इस फार्मूले से आप बल का मात्रक निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि सिंस चूँकि F बराबर m × a है, अतः यहाँ से जो बल का मात्रक होगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किग्रा द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन भी कहते हैं। और बल का एक और मात्रक किलोग्राम भार होता है, उसको भी इसी फार्मूले से आप देखते हैं। जैसे प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है और जिस बल से आकर्षित करती है, अगर उस बल को हम F माने तो F लिखते हैं वस्तु का द्रव्यमान m इंटू त्वरण, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होता है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और g से लिखते हैं तो F = m × g हो जाता है। तो ये पृथ्वी F बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और इस बल के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको g के रूप में लिखते हैं। तो F = m × g होता है और इस गुरुत्वाकर्षण बल को वस्तु का भार भी कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है F की जगह वस्तु का भार W = m × g। ये पृथ्वी के द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से संबंधित फार्मूला है। अब यहाँ से बल का एक दूसरा मात्रक हो जाता है जिसको हम लिखते हैं कि बल का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है। और इसकी क्या परिभाषा हो जाती है किलोग्राम भार की, कि 1 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को हम क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम भार कहते हैं। क्या लिखेंगे कि 1 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसे 1 kg भार, 1 किलोग्राम भार में व्यक्त करते हैं। तो 1 किलोग्राम भार का मतलब हो गया 1 किग्रा की वस्तु पर लगाया गया बल। तो क्या लिखेंगे कि बल 1 किग्रा भार = 1 किलोग्राम की वस्तु, तो m की जगह 1 किलोग्राम इंटू g की जगह 9.8। तो क्या हो गया यहाँ पर 1 kg भार बराबर 9.8 न्यूटन। तो ये एक नया फार्मूला हो गया कि अगर कहीं आरोपित बल का मान 1 kg भार है तो उसको हम कहेंगे 9.8 न्यूटन, क्योंकि 1 kg भार का मतलब होता है 1 किलोग्राम की वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, या पृथ्वी जिस बल से 1 किलोग्राम भार की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल 1 kg भार होता है। और 1 kg भार को हमने निकाल लिया कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की जगह और g 9.8 जानते हैं, तो 1 ×
9.8 करेंगे तो आ जाएगा 9.8 और ये हो जाएगा न्यूटन। तो 1 kg भार इक्वल टू क्या हो गया 9.8 न्यूटन। और अंत में बल का बीमी सूत्र अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देख लें यहाँ से, बल का बीमी सूत्र क्या हो जाए F इक्वल टू एम इंटू ए लिख रहे हैं तो पहले m का बीमी सूत्र लिखेंगे, उसके बाद a का बीमी सूत्र लिखेंगे। तो m द्रव्यमान है तो उसका बीमी सूत्र हो जाता है कैपिटल M पे पावर 1 और a त्वरण है तो इसका बीमी सूत्र है L1T-2 होता है। तो ये हो गया हमारा बल का बीमी सूत्र। तो इस तरह से हमने देखा न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है और यह उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को गणितीय रूप में हमने देखा F इक्वल टू ma, और जिसको हमने कहा कि आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और अंत में हमने एक बल का और मात्रक देखा 1 किलोग्राम भार, जिसको हमने देखा 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगली वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।